अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में माशी बेयकीनी की सूरत हाल खतरनाक नहज पर पहुंच चुकी है, जबकि माशी बेयकीनी के बाद मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर भी जन्म ले रही है। मगर रियासत को दरपेश इन संगीन चैलेंजेस के बावजूद मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बदस्तूर इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है, जिसकी वजह से सियासी बेयकीनी में मजीद इजाफा हो रहा है। कई सालों की कोशिशों और कुर्बानियों के बाद मुल्क में अमन की फिजा पैदा हुई थी, मगर रवां साल दहशतगर्दी के वाकयात में पिछले साल के मुकाबले में कम अज कम 48% इजाफा हुआ है। जबकि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में खुदकुश धमाके ने अमन को लाख खतरात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस वाक़े में एक पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए, जबकि वाक़े की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। पुलिस ने इस वाक़े में बड़ी दिलेरी का सबूत दिया, क्योंकि अगर वो बर वक्त हमलावर को ना रोकते, उसकी चेकिंग ना करते, तो इससे कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो पुलिस को इस बात का क्रेडिट जाता है कि बर वक्त उन्होंने हमलावर को रोका और उसकी तलाशी ली। एक तरफ दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, तो दूसरी तरफ माशी बेयकीनी में भी इजाफा हो रहा है। मगर संगीन सूरत हाल के बावजूद मुल्क में सियासी बेयकीनी थमने का नाम नहीं ले रही है। गवर्नर पंजाब वली उर रहमान की जानिब से कल रात वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना लेने पर डी नोटिफाई कर दिया गया था, जिसके बाद यह सियासी जंग अदालती महाज पर लड़ी जा रही है। और आज तकरीबन 3.5 घंटे की समाअत के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब की इस यकीन दहानी के बाद उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया है कि वो अपनी बहाली के बाद पंजाब असेंबली नहीं तोड़ेंगे। परवेज इलाही की इस अंडरटेकिंग के बाद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनकी काबीना को ओहदे पर बहाल कर दिया गया है, जबकि अदालत ने तमाम फरीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। और इसके साथ ही अदालत ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला फरीकैन पर छोड़ दिया है। यानी अब ना ही असेंबली तहलील होगी और ना ही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला पंजाब को घर भेजा जा सकेगा। अहम बात यह है कि आज समाअत के दौरान अदालत परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुसलसल तहरीरी यकीन दहानी मांगती रही कि अगर परवेज इलाही को बहाल किया जाए तो वह असेंबली तहलील नहीं करेंगे, जिसमें बैरिस्टर अली जफर को 2 बार अपने मौकिल से मुशावरत का वक्त दिया गया। जिसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही से राब्ता किया। परवेज इलाही ने अंडरटेकिंग लिखकर मोनिस इलाही को दी और इसके बाद मोनिस इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान से मशवरे के बाद मोनिस इलाही ने परवेज इलाही की अंडरटेकिंग अली जफर के हवाले की। अदालती समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालत ने आज बिल्कुल दुरुस्त तौर पर फैसला किया है, मगर अदालत के कहने पर जो अंडरटेकिंग दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे इत्तेफाक नहीं करती। लेकिन असेंबलियां बहरहाल तहलील होंगी, मामले को चाहे जितना लटका ले। हमने ये अंडरटेकिंग इसलिए दी है कि अदालत ये कह रही है कि अगर हम आपसे अंडरटेकिंग के बगैर ये कर देंगे, आप 1 घंटे बाद असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, तो यूँ लगेगा कि जैसे हम कोई कलूजन में हैं। PTI इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अदालत ने चूँकि कहा कि नहीं आप ये अंडरटेकिंग दे दें, तो हमने 1 तारीख के लिए इससे आगे की नहीं है। असेंबलियां बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कितना मौका हो कि जो हमारे MPAs मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं। हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का, ये भी पूरा कर देंगे। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि एतमाद का वोट भी लेंगे और असेंबलियां तहलील होनी ही होनी है। इसके अलावा मोनिस इलाही ने भी ये कहा है, ये दावा किया है कि असेंबलियां हर हाल में तहलील होंगी। इन तमाम मामलों पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ उस पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या ये समझा जाए कि एक सियासी मामला था, एक सियासी इशू था, जिस पर आज अदालत ने सालिस का किरदार अदा किया है और इसका आउटकम यह है कि ना अब 11 जनवरी तक असेंबलियां तहलील कर सकेंगे चौधरी परवेज इलाही, ना ही अगर वो एतमाद का वोट नहीं भी लेते तब भी आप उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकते, गवर्नर उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ है आपके ख्याल में आज अदालत के इस फैसले के जरिए? नहीं, देखें, इससे मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे इसे पॉलिटिकल सेटलमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अदालत ने अबूरी रिलीफ जो है वो दिया है उनको, और साथ उनको पाबंद किया है कि आप जो है वो कोई अल्टीमेट इकदाम नहीं उठाएंगे। और जो इस अदालती यानी फैसले से जो चीज़ सुझाई देती है कि 11 तारीख को, क्योंकि ये मौसम सरमा की 2 वीक छुट्टियां हैं
वरना नहीं तो अदालत जो है वो शॉर्ट नोटिस करके दोनों फ्री कैन को सुन के फैसला कर देती। तो अब जब 11 जनवरी से जब दोबारा अदालती औकात शुरू होंगे, तो मेरा ख्याल है 2 या 3 दिन में अदालत दोनों फ्री कैन को सुन के ये फैसला कर देगी। और फैसला यही होगा कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के की एडवाइस पे अमल करना पड़ेगा। उसे एतमाद का वोट जो है वो लेना पड़ेगा। एतमाद का वोट लेके उसके बाद वो असम्बली डिज़ोल्व करनी चाहती हैं वो कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो अब भी कह रहे थे कि आपके पास बंदे पूरे हैं, तो आप जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और उसके अगले घंटे में जो है वो असम्बली तोड़ दें। हाँ, लेकिन जो अबूरी रिलीफ दिया है वो तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके बिल्कुल बरक्स है ना, क्योंकि आप लोगों ने तो 48 घंटे का टाइम दिया था या उससे कम के आए चौधरी परवेज इलाही और एतमाद का वोट लें, और फिर इसके बाद 24 घंटे बाद गवर्नर ने उनको डिनोटिफाई कर दिया और आप कहते रहे कि कानूनी तौर पर यह हक है, लेकिन अदालत ने तो कलअदम कर दिया है ना इस डिनोटिफिकेशन के फैसले को। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये शहजाद इकबाल आप गलत समझ रहे हैं। कल अदम नहीं किया, सस्पेंड किया है। सस्पेंशन और कल अदम में बहुत फ़र्क होता है। सिर्फ इनको अबूरी रिलीफ दिया है और ये कल अदम होगा या दोबारा बहाल हो जाएगा, ये जो है ये 11 तारीख की समाअत के बाद अगले 2-4 रोज़ में पता चलेगा। और हमें पूरा यकीन है कि अदालत का फैसला इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता कि इनको एतमाद का वोट जो है वो लेना पड़ेगा। वो वट्टू केस जिसका आज हवाला डिस्कस होता रहा है अदालत में, उसमें भी ऐसे ही हुआ। तो उसमें तकरीबन 10 दिन दिए थे कि आप 10 दिन में जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ले लें। तो इसमें भी चले 11 के बाद कोई 4 दिन 7 दिन जो है वो दिए जा सकते हैं। हमारा तो बुनियादी मकसद ये है कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने की जो समरी है उसके ऊपर साइन करके दे आया हूँ, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हमारी पार्लिमानी पार्टी के 99% लोग जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते। तो भाई इस दो अमली में ये गवर्नर का ये आईनी फ़र्ज़ था कि वो भाई आप एतमाद का वोट लें और उसके बाद फिर अगर एतमाद आपके ऊपर है तो आप जो मर्जी करें, असम्बली रखें या तोड़ें, ठीक है। अच्छा राणा साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि 11 जनवरी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत ही नहीं है परवेज इलाही को। 11 जनवरी को जब दोबारा समाअत होगी तो उसमें फिर यह फैसला करना है अदालत ने कि क्या आईन और कानून के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है या नहीं लेना है। तो ये 11 जनवरी के बाद ही होगा फिर एतमाद का वोट आपके ख्याल में? 11 फरवरी के बाद जनवरी अदालत फैसला करेगी कि क्या इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अजलास चल रहा था और गवर्नर जो है बुला नहीं सकता था, और गवर्नर को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहे, या गवर्नर साहब का मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है कि उन्हें ये आईनी इख्तियार हासिल है कि वो ऐसी सूरत हाल में जिसका मैंने जिक्र किया है वो चीफ मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। अजलास भले जारी हो, उस दौरान भी वो एक स्पेशल अजलास जो है वो तलब करके चीफ मिनिस्टर को वोट के लिए कह सकते हैं। ये एक नुक्ता है। इसके ऊपर दोनों फ्री कैन को सुनने के बाद अदालत जो है वो फैसला कर देगी और मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो है फैसला यही होना है कि चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अच्छा, वो लें और उसके बाद फिर जो करना करें। अच्छा, इस हवाले से पीटीआई के कुछ अहम रहनुमाओं से हमारी बात हुई है और वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर ने एक दफा अगर कहा है कि लेना है आपने वोट तो वो बिल्कुल लेना पड़ेगा, लेकिन ये तरीकाकार गलत था। लेकिन इस पर भी फवाद चौधरी साहब को आपने सुना, मोनिस लाई कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ वक्त दरकार था, नंबर हम पूरे कर लेंगे। आज भी जो सेशन हुआ है उसमें 174 तो दिखा दिए हुकूमती इत्तेहाद ने, और वो कह रहे हैं कि नंबर हम पूरे कर लेंगे, हमें बस वक्त की जरूरत थी। देखें, अगर नंबर पूरे कर लेंगे तो फिर ठीक है, फिर जो है वो असेंबली तोड़ दें। अगर नंबर पूरे नहीं करेंगे तो फिर जो है वो न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो जाएगा। इसमें तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सूरतों में, एक सूरत में भी जो है वो इनकी हुकूमत ख़त्म होती है, दूसरी सूरत में भी इनकी हुकूमत ख़त्म होती है। ये जो डेली बेस के ऊपर जो है ये अपना इन्होंने दिहाड़ी लगानी शुरू की हुई है, तो ये फवाद चौधरी साहब भी जो है ना वो भी तो अपना गुस्सा ही निकाल रहे हैं ना। वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे जो है ये असम्बलियाँ तोड़ के फारग हों। तो हमें तो दोनों सूरतों में हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। राजा साहब, ये मुतअद्दिद बार आप और आपके दूसरे रहनुमा कह चुके हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और जब भी ये असेंबली तहलील करेंगे इलेक्शन लड़ेंगे, हमने तैयारी शुरू कर दी है। राणा साहब, कॉल और फेल में तजाद लगता है ना। पहले भी आप लोगों ने ये पोजीशन ली, फिर आपने कहा नहीं देखें असेंबलियों को आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए लिहाजा हम रोकेंगे इसको,
और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है राना साहब। नहीं शहजाद, अब आप देखें अगर मैं सवाल मुकम्मल कर लूं राना साहब, इस तरह से तो आप पनिश ना करें। नहीं मैं सवाल मुकम्मल करूं, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा। सुन ले, सवाल तो मुकम्मल करने दें। नहीं यहीं पे देखिए, बात ये है कि इन्होंने कहा था कि हम 17 तारीख को जो है वो असेंबली तोड़ देंगे। पहले इन्होंने 26 तारीख को तोड़ी, फिर उन्होंने कहा कि जी हम फलान दिन तोड़ेंगे, फिर 17 को जब चीफ मिनिस्टर साथ बैठाए हुए थे, किसने रोका था इनको? ये उसी वक्त समरी पे साइन करवाते और कहते कि जी ये लें जी, हम जो है वो असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। अब ये जो बुझारते और जो कहानियाँ डाल रहे थे कि जी फलान दिन तोड़ेंगे फलान दिन तोड़ेंगे, और साथ इंटरव्यू दे रहे थे कि जी हमारे 99% लोग जो है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते। तो फिर इस सूरत हाल में कल को आप ही नहीं हमसे पूछना था कि जी आप कहते हैं कि इन्होंने गलत किया है, असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, उनकी मुद्दत पूरी होनी चाहिए, ये गैर आइनी फैसला है, गैर कानूनी फैसला है, गैर जमहूरी फैसला है, तो आपने किया क्यों नहीं कुछ? तो हमने भी तो आखिर किसी बात का जवाब देना था। जिस दिन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को साथ बिठा के ये फैसला किया गया था कि एक हफ्ते में तहलील कर देंगे, उस दिन आपसे मैंने पूछा था और आपने कहा था इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, हम तैयार हैं। लेकिन बाद में फैसला जो है कुछ और आया, और मैं आपसे सवाल ये कर रहा था, ये सिर्फ पंजाब के असेंबलियों के इलेक्शन नहीं है जिससे ऐसा तासुर मिल रहा है कि आप भाग रहे हैं। इस्लामाबाद में लोकल बॉडी इलेक्शन 31 को होने थे, वहां पे भी आप लोगों ने पहले दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि इसको मुलतवी किया जाए क्योंकि आप यूनियन काउंसिल की सीट्स बढ़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपकी इस्तदा मुस्तरद कर दी, तो फिर आप वो मामला भी हाई कोर्ट में लेके चले गए। कराची का आप देख लें, जो वहां पे लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहा है, आपके इत्तेहादी वहां पे भी इलेक्शन नहीं होने दे रहे। तो ये तासुर उभरता जा रहा है कि जो पीडीएम जमाते हैं वो तहरीक इंसाफ का सियासी मैदान में मुकाबला करने को तैयार नहीं है। नहीं, ये तसर क्यों उभरता जा रहा है? आप मुझे ये बताएं कि हमारी तो अभी हुकूमत को टोटल 7 माह हुए हैं, तो उसमें से ये तसर जो है वो आप 3-4 माह में ये उभार रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारे हैं, ये कब इनकी मुद्दत पूरी हुई थी? 2020 में, 2020 गया, 2021 गया, 2022 गया, इन्होंने क्यों नहीं करवाए? यानी ये 2.5 साल एक काम ना करें तो तसर नहीं उभरा। अब हमने 2.5 महीने नहीं किया तो आपने तसर उभार दिया। लेकिन जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर चुका था ना। देखें, वो इलेक्शन कमीशन से पहले भी कई दफा शेड्यूल जारी कर चुका है। 2020 में भी जारी कर चुका है, 21 में भी जारी कर चुका है, 21 के आखिर में भी जारी कर चुका है। देखें, ये इश्यूज होते हैं और उन इश्यूज के ऊपर जिस तरह से आज सूरत हाल है, इससे पहले भी ये सूरत हाल 2-2.5 साल इनकी हुकूमत में भी रही है। ये भी उस वक्त जो है वो उन इश्यूज की वजह से इलेक्शन नहीं करवा सके। लेकिन ये अदारों को ख़त्म हुए अब तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, उनमें से हमारा हिस्सा जो है वो आप हमें दे दें, जो 2 साल इन्होंने नहीं करवाया। तो राना साहब, एक और मामला है जिस पर आज फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की, हमाद अज़हर साहब ने कहा इस हवाले से कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो तो तैयार नहीं थे। उनके मुताबिक ये गैर आईनी इकदाम था जो कि गवर्नर करने जा रहे थे, इसलिए वो दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे नोटिफिकेशन पे, उनसे जबरदस्ती करवाया गया। ये सुन लीजिए, इसके बाद सवाल करूंगा इस पर। 12:30-1 बजे तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो क्लियर थे कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे, पता नहीं अब तफसीलात आ जाएंगी, पाकिस्तान में कहाँ रुकती हैं तफसीलात। जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए, उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया। उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में, आइन जो है वो कहीं पीछे रह गया है, जंगल का कानून नाफिज है। जी राना साहब, ये कहा है फवाद चौधरी साहब ने, इजाफी तौर पे वो ये भी बता रहे हैं कि कमरे में बंद कर दिया और जबरदस्ती दस्तखत करवा लिए नोटिफिकेशन पे। ये क्या हुआ है पूरा मामला? आप मुझे बताएं कि ये सारे 2 नंबर लोग हैं, झूठे। इनका काम है कि हर वक्त जो है वो इसी तरह से झूठ बोलना, बेबुनियाद बातें करना, और यानी करैक्टरलेस इनका जो है वो ये सारा जो है वो किरदार है। जो इनके बारे में सारी चीज़ें चाहिए आपके सामने ही हैं। आप मुझे बताएं, ये कल कह रहे थे कि जी हम इधर सारा लाहौर इकट्ठा हो जाएगा, हम गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। इन्हें शर्म नहीं आई कि इन्होंने कितने बंदे इकट्ठे किए और सारे लाहौर ने जो है वो इनको रिजेक्ट किया। आप मुझे बताएं कि चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ सेक्रेटरी अगर उन्होंने दस्तखत ना करने होते तो वो अपने अहदे से अलहदा हो जाते। वो कहते कि जी मैं अपने अहदे से अलहदा हो रहा हूँ, आप किसी और को जो है वो यहाँ पे लगा दें। मामला ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को जब ये मुरासला जो है वो भेजा गया, भेजने से पहले उनको इत्मीनान दिया गया और उन्होंने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा कि जी इस सूरत हाल में मुझे लीगल एक्सपर्ट से राय लेने का मौका मिलना चाहिए। हमने कहा जी बिल्कुल, बखुशी आप राय लें और उसके बाद अपने आप को जो है वो क्लियर करें
और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आई एम क्लियर नाउ, क्योंकि आईनी इख्तियार है गवर्नर का। गवर्नर लीगल ने एक्सपर्ट से तो राय ली एक होगी, लीगल एक्सपर्ट ने कमरे में तो बंद नहीं किया होगा जिसका दावा इस वक्त तहरीक नहीं इंसाफ कर नहीं, रही तो है। ये तो फिर ये तो इनकी कहानियां हैं ना, ये तो इनकी कहानियां हैं, ये इनका झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ताखिर क्यों हुई नोटिफिकेशन में? 24 घंटे की ताखिर, कोई वजह तो नहीं समझ आ रही थी? जो तारर साहब ने भी बात की नहीं, कि इसमें बलीग रहमान साहब, इसमें गवर्नर साहब कोई चाहते हैं कि थोड़ा वक्त मिल जाए, वो भी ऐसी कोई मंतक नहीं लग रही थी और ना अदालत ने उसको कोई आज कोई वेटेज दिया। नहीं, इसमें जो है वो अपना कोई तकरीबन 7-8 बजे तक तो इनकी कैबिनेट मीटिंग होती रही है। 4 बजे तक गवर्नर साहब जो है वो स्पीकर को, क्योंकि उन्होंने ख़त का जवाब लिखा था और उन्होंने कहा था कि आपकी राय दुरुस्त नहीं है, आप अपने अमल के ऊपर जो है आप अपने अमल को रिव्यू करें। तो 24 घंटे उन्होंने दिए थे कि शायद वो अपने अमल को जो है वो उसकी करेक्शन करें और दोबारा इजलास बुला लें। 4 बजे के बाद फिर खैर उनको भी ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार करने, कंसल्टेशन करने और भेजने में 8 बजे तक इनकी कैबिनेट की मीटिंग जो है वो जारी है। 9 बजे तक तो चीफ सेक्रेटरी साहब अपने ऑफिस नहीं पहुंचे थे। जब वो वहाँ पे पहुंचे हैं उस वक्त उनको जो है वो लेटर जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 10:15 बजे का टाइम होगा जब डिलीवर किया गया। उसके बाद उन्होंने फिर उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेने का जो है वो अमल शुरू किया और उसके बाद जो है वो जब वो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई किया तो उसने अपनी फ्री तो आप कह रहे हैं कि जो इल्जाम लगाए गए हैं कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे बंद करके उनसे जबरदस्ती ये करवाया गया वो गलत है। राणा साहब, एक और मामला और बहुत ही 100% गलत है, सही और बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। एक बहुत ही संगीन मामला है। पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी की जो लहर है वो दोबारा बढ़ रही है। बड़ी मुश्किल से हमने इस पे काबू पाया था। केपी में हमने देखा कि 2-3 बड़े वाकयात हुए हैं, वैसे तो तसलसल से हो रहे हैं लेकिन बड़े वाकयात हुए, जिसमें बन्नू का वाकया था, फिर पुलिस स्टेशन पे जो है वाना पे हमला किया गया और आज इस्लामाबाद में पुलिस की बर्वक कार्रवाई से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, बड़ा नुकसान हो सकता था। बड़ी दिलेरी का काम दिखाया पुलिस ने कि वक्त पे चेक किया गाड़ी को और वहां पे एक सुसाइड अटैकर ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। लेकिन राणा साहब, बड़ी तशवीश की बात है, क्या क्या कर रही है इस वक्त हुकूमत इस मामले पर? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जो आपने बात की है, इसके ऊपर हमें तशवीश और इसके ऊपर हमें अलर्ट, तशवीश से ज़्यादा हमें जो है वो इसके ऊपर अलर्ट होना चाहिए। लेकिन ये बात बड़ी बाइसे इत्मीनान है कि बन्नू का वाक़या पेश आया और उस वाक़े में भी हमारे जवानों ने, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने जो है बड़ा भरपूर जो है वो काम किया और उन वहाँ पे दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया, अपनी जानों की कुर्बानी भी पेश की और लोग ज़ख्मी भी हुए। इसी तरह से आज जब ये गाड़ी जो है ये दाखिल हुई है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस ने फर्शनासी का सबूत दिया और उसको जो है वो चेक किया और उसके नतीजे में एक जो है वो हेड कांस्टेबल ने जामे शहादत भी नोश किया, लोग ज़ख्मी भी हुए। लेकिन इस एक दहशतगर्दी का जो एक बड़ा वाक़या होने जा रहा था, ये जो खुदकुश जो है वो हमलावर आगे हो सकता है वो रेड जोन में जाता, किस जगह पे जाता, तो ये कोई इतलात है कि असल टारगेट क्या था और क्या ये वो पूरी तरह से पूरी तरह से जो है वो अपना जो है वो अपने फ़र्ज़ के ऊपर जो है वो पूरी तरह से चौकन्ना है। अब ये जो केपीके के वाक़यात हैं, इसमें केपीके में देखें एक ऐसी जो है वो हुकूमत है जो वहाँ से गायब है। वो आगे यहाँ पे ज़मान पार्क में आगे बैठी है, वो पिछले 6-7 माह से बंदूकें इकट्ठे कर रही है इस्लामाबाद के ऊपर हमला करने के लिए। वो कभी जलसे में होती है, कभी जुलूस में होती है, कभी रैली में होती है, कभी रावलपिंडी में आवाम का समुद्र इकट्ठा करने में होती है। बंदे उनसे इकट्ठे होते नहीं हैं, वो इस काम में लगी हुई है। वहाँ पे सीटीडी का कोई हाल नहीं है, उनको कई माह की से तनख्वाह नहीं मिली, पुलिस का जो है वो बिल्कुल भट्टा बैठ गया है। तो उस वजह से वहाँ पे केपीके में जो है वो एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसके ऊपर थोड़ा फिक्र करने की भी और सूरत हाल। लेकिन राणा साहब, हमने देखा है कि ये दहशतगर्दी की जंग पहले भी जो पाकिस्तान में लड़ी और जीती थी, लोगों में कोताही नहीं है। उस वजह से ये है कि एक ये सियासी टोला जो है जो फितना और फसाद इस मुल्क में चाहता है, इस मुल्क को डिस्टेबल करना चाहता है, उसकी वहाँ पे सूबाई हुकूमत है, तो उस वजह से ये मुश्किल पेश है। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे पास मौजूद थे। वक्त हमारा ख़त्म हो गया। अहम बात है क्योंकि दहशतगर्दी की लड़ाई पहले भी जब लड़ी गई और जिसमें हमने कामयाबी हासिल की, तमाम सियासी जमातें, हुकूमतें, पाक अफवाज जब एक पेज पर थे तब जाके कामयाबी हासिल हुई।
अगर सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर डालते रहे, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर डालते रहे, तो इस तरीके से तो इस जंग में हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। इस पर सबको सर जोड़ के बैठना है जैसे पहले बैठे थे, क्योंकि जितनी खतरनाक दहशतगर्दी थी, किसी एक हुकूमत के बस की ये बात नहीं थी, किसी एक सियासी पार्टी के बस की बात नहीं थी कि उस पर काबू अकेले पाया जा सके। एक ब्रेक लेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो अदालत में कार्रवाई उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो आज अबूरी रिलीफ आपके क्लाइंट को मिल गया है, चीफ मिनिस्टर को बहाल कर दिया, उनकी काबीना भी बहाल कर दी है और साथ में अंडरटेकिंग भी ले ली है अदालत ने कि वो बहाल होने के बाद असेंबली तहलील नहीं करेंगे। लेकिन ज़रा कानूनी तौर पर समझाइएगा कि हुकूमत का तो यानी कि गवर्नर का तो ये नुक्ता नज़र था कि डी नोटिफाई कर सकते हैं अगर उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया है, तो ये जो नोटिफिकेशन आईनी था, गैर आईनी था, कानूनी था, इस हवाले से फिर क्या अदालत कहती है? जी देखें, जहां तक गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन था या उनका ऑर्डर था, जिसको ऑर्डर कहते हैं, उन्होंने ऑर्डर ये फरमाया था कि उन्होंने पहले तो सेशन बुलाया था कि स्पीकर साहब आप चीफ मिनिस्टर से कॉन्फिडेंस लें। स्पीकर साहब को उन्होंने वक्त चूंकि नहीं दिया था, पूरा अनरीजनेबल टाइम था, सिर्फ 2 घंटे का दो दिन का टाइम था और उसी वक्त उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर सब कार्रवाई मुकम्मल कराने का कहा था। तो स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब मैं तो एक सेशन चला रहा हूं, मैं उसको एडजर्न करूंगा और ये आपका जो ऑर्डर है ये मैं नहीं मान सकता, मैं ये सेशन नहीं कॉल करूंगा। तो ये लड़ाई हो रही थी गवर्नर में और स्पीकर में, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम थे। लेकिन जब वो नहीं किया, स्पीकर ने सेशन बुलाया, तो सजा उसकी दे दी गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर को, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ मिनिस्टर को तो क्योंकि सेशन ही नहीं बुलाया, तो सेशन वो अगर नहीं बुलाया तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ही नहीं सकते थे। लेकिन गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर फरमा दिया कि आपने चूंकि चीफ मिनिस्टर, आपने चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, इसलिए मैं आपको हटा देता हूं। उसके बाद जनरल उनको ख्याल आया गवर्नर साहब को कि ओहो मैं तो हटा ही नहीं सकता, मैं तो ये तो चीफ सेक्रेटरी को नोटिफाई करना पड़ता है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि आप नोटिफाई करें। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वापस खत लिखा गवर्नर साहब को कि जनाब मैं ये नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारी कानूनी डिफरेंट राय हैं, तो मैं ये कैसे करूं, आप मुझे राय लेके दें। उसके बाद गवर्नर साहब ने अपने 3 जो उनके प्राइवेट वकील थे, जो उनके जाती वकील हैं, उनसे एडवाइस लेके, उनकी ओपिनियन लेके चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवा दी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनकी एडवाइस पे डी नोटिफाई कर दिया और कैबिनेट भी खत्म कर दी और चीफ मिनिस्टर को भी खत्म कर दिया। तो ये चीज हमने चैलेंज की थी। अदालत के सामने मौकफ ये था कि लड़ाई हो रही है गवर्नर और स्पीकर की, लेकिन आप सजा दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर को जिसका कोई कसूर नहीं। उसको तो कहा जाएगा कि सेशन बुलाया जाएगा तो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, वो अगर नहीं बुलाया गया तो किस तरह ले सकते हैं। इस बेसिस पे अदालत ने जो ऑर्डर था चीफ गवर्नर का भी और जो चीफ सेक्रेटरी का भी, उनको उन्होंने कर दिया इंटरम तरीके पे, उनको सस्पेंड कर दिया, एक इंटरम रिलीफ स्टे ऑर्डर दे दिया। और उसके साथ हमसे एक अंडरटेकिंग मांगी कि आप जब तक ये इंटरम ऑर्डर चल रहा है अगली तारीख तक, आप डिसॉल्व नहीं करेंगे असेंबली। और ये एक नॉर्मल चीज है जब अदालत एक इंटरम ऑर्डर पास करती है इस किस्म का, और आप देखेंगे कि अंदर अंदर ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर है, 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिस्टोर कर दिया। तो उसके बाद वो उनको अंडरटेकिंग हमने दे दी। लेकिन अली ज़फ़र साहब, क्योंकि अभी भी पीटीआई के फवाद चौधरी साहब, मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं कि हम असेंबलियां तो तहलील करेंगे, तो ये तहलील कब कर सकते हैं कानूनी तौर पे? जब तक समाअत नहीं हो जाती 11 को, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उससे पहले लेंगे और एक दफा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया फिर तहलील कर सकते हैं? कब तक ये इस पोजीशन में होंगे कानूनी तौर पे? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, अदालत ने यही कहा है और ऑर्डर में यही आएगा। अदालत ने कहा है कि आपके ऊपर हम 11 तारीख को बाकी बहस सुनेंगे मेन केस की, और हम ये फैसला, एक हतमी फैसला देंगे कि क्या गवर्नर का फैसला दुरुस्त था, ऑर्डर दुरुस्त था कि नहीं। लेकिन इन द मीन टाइम 11 से पहले अगर आप चाहें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, उस पर कोई कदगन नहीं है। यानी कि अगर हम चाहेंगे तो हम 11 से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके, एक बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया तो ये मामला उधर ही खत्म हो जाएगा और हम उसके बाद 11 इसको कर सकेंगे
डिसोल्यूशन असेंबलीज की। तो ये इस वक्त केस की पोजीशन। आपने एक और बात कही, आपने कहा कि पहले चीफ सेक्रेटरी जो है वो दस्तखत नहीं कर रहे थे, बाद में जो गवर्नर साहब के अपने करीबी वकील हैं, कानूनदान हैं, उन्होंने फिर मशवरा दिया और फिर ये किया गया। लेकिन वैसे जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुख्तलिफ है। फवाद चौधरी साहब और पीटीआई के दूसरे रहनुमा कह रहे हैं कि जबरदस्ती उनसे सिग्नेचर करवाए गए। जी देखिए, वो तो खैर मैं तो बात, क्योंकि मेरे पास जो सबूत था और जो दस्तावेजा थे वही पेश किए, दस्तावेजा से तो वही चीज नजर आती है जो मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ थे, अपना नुक्ता नज़र दे थे कि अबूरी रिलीफ उनके क्लाइंट को मिल गया है। 11 तारीख से पहले अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं तो इसमें कोई कदगन नहीं है, और एक दफ़ा वो ले लेंगे तो उसके बाद ही फिर ये फैसला होगा कि असेंबली क्या तहलील हो सकती है या नहीं। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद काफ लीग का भी मौक़िफ़ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अबूरी रिलीफ मिल गया है चौधरी परवेज इलाही साहब को, जो कि अपनी पोजीशन पर बहाल हो गए। उनकी काबीना भी बहाल हो गई। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है काफी के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा ने। कामिल अली आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कामिल अली आगा साहब, आज के फैसले के बाद क्या लग रहा है, अब आगे पंजाब असेंबली भी इसी तरीके से चलती रहेगी? चौधरी परवेज इलाही सीएम भी रहेंगे, ना असेंबलियां तहलील होंगी, ना उनको हटाने की कोशिश होगी, पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी आपके ख्याल में? नहीं, कतई तौर पे इस किस्म की कोई बात नहीं है। बात तो ये है कि असूली मौक़िफ़ था, और मौक़िफ़ ये था कि एक इजलास जो कि चल रहा है, बल्कि 2 इजलास चल रहे हैं, एक 41 और एक 42। 41 वो जो नून लीग वालों ने एक अलहदा इजलास बुला के गवर्नर की के ज़रिए वो इजलास बुलाया, और वो एक होटल में गालबन इजलास करवाया जो आज तक प्रोरोग ही नहीं हुआ, वो चल रहा है। उसके बाद स्पीकर साहब ने, मौजूदा स्पीकर साहब ने जो 42 इजलास है वो बुलाया हुआ है, और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। उसकी मौजूदगी में एक नया इजलास बुला के कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही साहब से हलफ लिया, अपना एतमाद का वोट लिया जाए। उनको कहा कि वो एतमाद का वोट लें, लेकिन वो बात कंट्रोवर्सी चल रही थी, जैसे अभी अली जफ़र साहब ने आपको सारा कुछ बता दिया। तो इसके अंदर जो है वो मौक़िफ़ हमारा ये है कि हम क्यों एतमाद, जबकि एक ऑलरेडी पहले से एक तहरीक पेश की हुई थी एतमाद का वोट अपना लेने के लिए अपोजिशन की तरफ से, नून लीग की तरफ से, तो वो पेंडिंग थी। तो उसके दौरान एक नया इजलास बुलाने का कहा गया। तो मेरे ख्याल में हमारा मौक़िफ़ ये था कि पहले वो अपना अदम एतमाद का इज़हार करें, अपोजिशन जो अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने पेश की हुई थी, उसके बाद कोई दूसरा मामला जो है। लेकिन कामिल अली आगा साहब, ये तो परवेज इलाही साहब ऑन रिकॉर्ड है ना कि उनकी ज़ाती राय ये थी कि असेंबलियां थोड़ी और देर चलनी चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट के काम हो वो भी हो जाए। वैसे उन्होंने कहा था जो इमरान खान साहब कहेंगे वही फैसला करेंगे, लेकिन उनकी ज़ाती ख्वाहिश थी कि कुछ और अरसे हुकूमत चलनी चाहिए। और फिर वो ये भी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जब वो पिंडी आए तो एस्टैब्लिशमेंट की भी एक ख्वाहिश है कि असेंबलियां नहीं टूटनी चाहिए। तो फिर मामला तो उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं ना कि शायद असेंबलियां ना टूटे। नहीं, देखें, ये बात तो एक बिल्कुल आप अलग फरमा रहे हैं। ये एक राय थी चौधरी परवेज इलाही साहब की, और राय हमारी एक इंडिपेंडेंट जमात है, हमारी राय। और फिर एक चीफ मिनिस्टर जो है उसको पता होता है कि अरकान असम्बली जो हैं वो क्या चाह रहे होते हैं। तो ये सबकी राय थी कि अगर ये मार्च तक असम्बली चले तो उसके अंदर ऑन ग्राउंड कुछ जो हमारे मंसूबे हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएं। डेवलपमेंट की स्कीमें जो हैं वो हलकों में नज़र आनी शुरू हो जाएं, और उनके 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 जो असरात हैं वो मरतब होने शुरू हों, तो उसके बाद जो है वो असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। ये एक राय थी, लेकिन उसके बाद ये भी एक यकीनी राय थी कि अगर इमरान खान साहब कहें तो चौधरी परवेज इलाही साहब 1 मिनट नहीं आधे मिनट में असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो अब तो कोई कदगन नहीं है, 11 तारीख से पहले भी एतमाद का वोट ले सकते हैं। नंबर पूरे हैं, क्योंकि कल भी अता तारा साहब कह रहे थे कि आप लोगों ने जो दिखाया काफ लीग के मेंबरान का इजलास, पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, उसमें वो कह रहे हैं कि 3 नॉन मेंबर वहां पे तशरीफ रख रहे थे, तो 10 उनके पूरे नहीं है। पूरे काफ लीग के अपने 10 लोग?
हमारे 10 मेंबर पूरे हैं यकीनी तौर पे, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। बात यह है कि असम्बली के जो हमारे हुकूमती अरकान हैं, कुछ लोग जो बैरून मुल्क कुछ उम्रे के लिए गए हुए हैं, कुछ ज़रूरी काम के लिए गए हुए हैं, तो उसके लिए वक्त तो दरकार होता है ना। पहले से भी हाई कोर्ट का एक फैसला वटू वाले के मुमताज़ वटू वाले केस के अंदर मौजूद है हाई कोर्ट का कि एतमाद का वोट ये कम से कम 10 दिन जो है उसका टाइम जो होना चाहिए। तो उसके लिए ज़ाहिर है मेंबरान के आने के लिए और असम्बली में मौजूद होने के लिए जो एक मुनासिब सही, तो 11 तारीख से पहले ले लेंगे तो चाहिए होता है ना जी। यकीनी तौर पे ये जो टाइम मिला है इसके अंदर हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इसी टाइम के अंदर एतमाद का वोट ले लिया जाए और उसके बाद फिर असम्बलियाँ जैसे इमरान खान साहब की हदायत है उसके मुताबिक असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। और कामिल अली अगर साहब ये चीफ सेक्रेटरी वाला क्या मामला हुआ है? कानूनी राय उन्होंने ली गवर्नर साहब से, फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया या अपने चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने पावर सीज कर दी है, नोटिफिकेशन उन्होंने किसी दोस्त धमकी में दबाव में आके किया है? मेरा ख्याल में मुझे जो महसूस हुआ है सारे हालात और वाक़यात देख के, पहले वो चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं बिल्कुल इस बात पे कायल थे कि ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता जैसा गवर्नर साहब चाहते हैं। फिर यकसर पता नहीं क्या हुआ, क्या हालात हुए। वैसे तो अली ज़फ़र साहब ने आपको बता दिया कि वो उन्होंने ये दूसरे ख़त जो गवर्नर ने दूसरा ख़त लिखा उनको, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर कानूनी राय लेनी पड़ेगी और गवर्नर साहब ने अपने ही ज़ाती वकला से राय लेके तो ये फैसला कर दिया और चीफ सेक्रेटरी साहब को जो है वो कहा कि ये नोटिफिकेशन जारी करें। बहुत यकीनी तौर पे एक दबाव। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।